हेलो बच्चों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसका टाइटल है गुणों का प्रभाव। तो वाराणसी नदी के पास एक बहुत बड़ा तालाब था। वह सदा जल से लबालब भरा रहता था। उसमें बड़े सुंदर सुंदर कमल खिला करते थे। मार्च का महीना था। सारा तालाब कमलों से भरा हुआ था। तालाब का पानी कमल के फूल और उसके चौड़े पत्तों से पूरा का पूरा ढक गया था। किनारे पर उगी घास भी सुंदर लगती थी। तालाब के आसपास कई वृक्ष भी थे। उन पर पक्षी चहचहाया करते थे और मनुष्य भी उसकी छाया में विश्राम करते थे। वायु कमल के पराग को दूर तक उड़ा देती थी। इससे फूलों की सुगंध चारों ओर फैल जाती थी। उस गंध से अनेकों मधुमक्खियां भी आकर्षित हो जाती थीं। उनके झुंड आकर कमलों के रस को चूस लेते थे। मानी नाम की एक मधुमक्खी वहां रोज आया करती थी। इसी प्रकार शीलू भौरा भी रोज आता था। दोनों एक दूसरे को आते जाते उठते बैठते देखते रहते थे। धीरे धीरे दोनों में मित्रता हो गई। वे घंटों बैठे कमल का रस चूसते और आपस में बातें करते रहते थे। जैसे ही सूरज डूबता शीलू फूल से उड़ जाता, क्योंकि उसका घर वहां से कई मील दूर था। मधुमक्खी के साथ ऐसी कोई कठिनाई नहीं थी। तालाब के पास ही एक किसान की झोपड़ी थी। उस झोपड़ी के पास एक आम के पेड़ पर उसका घर बना हुआ था। किसान भी रानी को बड़ा प्यार करता था। एक बार शीलू भौरे के पंख में चोट लग गई। मानी बोली, शीलू भाई, तुम्हारा घर तो बहुत दूर है। तुम्हारे पंख में चोट भी लगी है। तुम घर कैसे जाओगे? आज मेरे ही साथ चलो। शीलू को मानी की यह बात बहुत अच्छी लगी। वह धीरे धीरे उड़ता हुआ मानी के साथ चला। मानी का घर वृक्ष की ऊंची डाल पर था। शीलू वहां तक उड़ नहीं सकता था। तो मानी बोली, तुम यहाँ पेड़ के नीचे बैठो, मैं तुम्हारे लिए मीठा शहद लेकर आती हूँ। यह कहकर मानी घर से अपने घर चली गई। भौरा पेड़ के तले बैठने लगा। वहीं किसान अपने छोटे बेटे के साथ बैठा हुआ था। भौरे का संतुलन बिगड़ गया। वह किसान के बेटे से जा टकराया। शीलू का डंक उसके गाल से छू गया और वहां से खून झलकने लगा। किसान ने हाथ का रुमाल उस पर मारते हुए कहा, यह न जाने कहां से मरने को आ गया है। भौरा जल्दी जल्दी जान बचाकर भूखा प्यासा भागा। उसे बड़ा दुख हुआ कि वह जहां जाता है सभी उससे भगाते हैं और बचते हैं। कोई मनुष्य उसे प्यार से नहीं देखता, ना ही बातें करता है। भौरा निराश होकर तालाब के पास ही वृक्ष पर सो गया। दूसरे दिन मानी मक्खी उसे खोजते खोजते वहां आ गई और आते ही बोली, वाह महाशय, आप भी खूब हैं। कल हम आपके लिए खाना लेकर आए, खूब ढूंढते रहे और आप नदारद थे। शीलू भौरे ने दुखी मन से कल की सारी घटना कह सुनाई। फिर बोला, मानी बहन, एक बात पूछूं? बुरा तो नहीं मानोगी? नहीं नहीं, बताओ क्या पूछ रहे हो? मानी ने कहा, मुझ में और तुम में बहुत समानता है। मैं काला हूं, तुम भी काली हो। मेरे पंख हैं, तुम्हारे भी पंख हैं। मैं डंक मारता हूं, तुम भी डंक मारती हो। मैं फूलों का रस पीता हूं, तुम भी पीती हो। पर क्या कारण है कि मैं जहां भी जाता हूं लोग मुझे हट हट कहकर भगा देते हैं? तुम्हें तो वे घर में भी पालते हैं। देखा जाए तो सुंदर मैं हूं ज्यादा, पर मेरा इतना अपमान क्यों होता है? तुम एक तरह से कुरूप हो, फिर भी तुम्हें सब प्यार क्यों करते हैं? तुम्हें ही क्यों पालते हैं? भौरा रोया रोया पूछ रहा था। मानी थोड़ा गंभीर होते हुए कहने लगी, भाई, तुम सुंदर हो तो क्या हुआ? तुम्हारी सुंदरता से किसी को क्या लाभ है? सुंदरता तो क्षण भर के लिए आकर्षित करती है। वास्तविक और स्थायी आकर्षण तो गुणों का ही होता है। गुणी व्यक्ति का ही सब सम्मान करते हैं। मैं कुरूप हूं तो क्या हुआ? मनुष्यों को जितना लाभ पहुंचाती हूं, यह भी कभी तुमने सोचा है? मैं जिस शहद को बनाती हूँ वह उनके हजारों कामों में आता है। मैं डंक मारती हूँ तो क्या समाज के लाभ की बात ज्यादा नहीं सोचती? दूसरों का उपकार अधिक करती हूँ। मेरे बहुत से गुणों से यह बुराई भी ढक जाती है। सच बात तो यह है कि शीलू भाई, गुण ही सौंदर्य का स्थायी स्थान है। गुण ही सच्चा प्यार पाता है। भौरा सारी बात समझ गया था। वह भी सोच रहा था कि कैसे वह स्वयं को समाज के लिए उपयोगी बनाए।
तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें भी मधुमक्खी की तरह उपयोगी और गुणी बनना चाहिए और दूसरों की और समाज की भलाई में कार्य करना चाहिए। ओके, बाय।